Hello my dear students, this is your EVS class and in this video we will continue our chapter reading, chapter number 5, that's name is Games and Sports. Let me tell you, last video में हम पढ़ रहे थे कि ट्रेडिशनल गेम्स क्या होते हैं। ट्रेडिशनल गेम्स का मतलब ऐसे गेम्स जो भारत में, जो किसी भी देश में बहुत लंबे समय से खेले जाते रहे हैं। तो स्पेशली हम अपने ही देश के गेम्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम्स जैसे कबड्डी है, जैसे खो खो है, आर्चरी है ना, और चेस है, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल गेम्स थे। इनके बारे में हमने स्टडी किया था। लास्ट हमारा ट्रेडिशनल गेम हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाए थे, जो हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर and you will repeat after me, right? So let's get started. हमारा जो लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल गेम है जिसका नाम है लास्ट नहीं है, सॉरी, बहुत सारे इसके बाद हमें और भी पढ़ने हैं। तो हमारा जो ट्रेडिशनल गेम है इसका नाम, स्पेलिंग आप देख रहे हो, MALLAKHAMB, इसको हम पढ़ते हैं मलखम्ब। मल्लाखम्ब भी बोल सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल से इट मलखम्ब। ठीक है, आपने शायद फर्स्ट टाइम ये सुना होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मलखम्ब क्या है? एन एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट मलखम्ब इज कंपोज्ड ऑफ मल्ला मीन्स जिम्नास्ट एंड खम्ब मीन्स पोल। लेट्स सी क्या मतलब है इसका। जो मलखम्ब है वो एंशिएंट ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट है, मतलब बहुत पुराना पारंपरिक भारत में खेला जाने वाला खेल है मलखम्ब। मलखम्ब का जो नाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक पहला है मल्ला, और मल्ला का मतलब होता है जिम्नास्ट, एक्रोबैट। ठीक है, जो अपना बॉडी बैलेंस करते हैं और जिम्नास्ट दिखाते हैं, उनको मल्ला कहते हैं। और जो दूसरा वर्ड है वो है खम्ब। खम्ब शब्द हिंदी का ही शब्द है, खंभा, सुना होगा आपने, खंभा। तो खंभा से ही खम्ब बना है, जिसका मतलब होता है पोल। दस मलखम्ब मीन्स पोल जिम्नास्टिक। तो इस तरह से मलखम्ब का क्या मतलब हुआ कि ऐसा खेल जिसमें पोल पर जिम्नास्ट दिखाया जाता है। एक पोल होता है गोल सा, बहुत हैवी सा, लोहे का आयरन पोल होता है, जिस पर वो लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके के करतब दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि बॉडी में बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, और अलग अलग शेप और मुद्राएं वो धारण करते हैं। तो ये एक प्रकार का गेम है। इन दिस गेम द परफॉर्मर परफॉर्म वेरियस complex exercises which require him to turn, twist, stretch and balance on the pole. तो इस गेम में क्या होता है, जो भी परफॉर्मर होते हैं, एक भी हो सकता है और टीम भी हो सकती है, पूरी एक साथ भी परफॉर्म करते हैं। आपके साइड में पिक्चर दी है, आप उसमें देख सकते हैं। तो परफॉर्मर जो है वो परफॉर्म करते हैं वेरियस, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस होती हैं। एक होती हैं एक्सरसाइज सिंपल और एक होती हैं कॉम्प्लेक्स। तो जो आसान होती हैं उन्हें सिंपल बोलते हैं, और जो कठिन होती हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। विच रिक्वायर, अब ऐसी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस को करने में क्या होगा, हमें रिक्वायरमेंट होगी ना, किसकी, बहुत ज़्यादा हमें अपनी बॉडी में फिटनेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो विच रिक्वायर हिम टू टर्न, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है कि वो अपनी बॉडी को टर्न कर लें, ट्विस्ट कर लें, मोड़ लें, स्ट्रेच कर लें, खींच लें, और पोल पर अपनी बॉडी का बैलेंस बना लें। अब ये सारा काम करने के लिए उनके अंदर क्या होता है, या वो किस तरह से बॉडी का बैलेंस बनाते हैं, उसके लिए उनको चाहिए ग्रेस, स्मूथनेस, मतलब बड़े आराम से वो उस पर चढ़ जाएं, बड़े आराम से वो उतर जाएं। ऐसा ना दिखे कि उनको ऐसा करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, कष्ट हो रहा है। तो उससे बहुत कहते हैं हम ग्रेस, स्मूथ के साथ, स्मूथनेस के साथ कोई काम अगर हमारा हो जाता है। दूसरी चीज़ जो उनको चाहिए वो है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब होता है क्विकली, बहुत जल्दी हर काम को वो कर दें। जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं पोल पर, वो बहुत फुर्ती के साथ कर दें, ऐसा ना लगे कि जैसे उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है एबिलिटी, उनकी क्षमता बहुत अच्छी दिखाई दे वहाँ पर जब भी वो इस तरीके का कोई गेम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड द सपलनेस ऑफ बॉडी, बॉडी में इतना ज़्यादा लचीलापन हो, बॉडी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो कि कहीं से भी कैसे भी टर्न ट्विस्ट कर दे तो उनकी बॉडी में कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। कंबाइंड विथ क्विक रिफ्लेक्सेस
muscle coordination and sense of timing of the performers make this game worth watching। तो ये बहुत हार्ड गेम है, इजी नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्लेयर खेलना चाहे कि मलखम खेलो तो वो मलखम खेल लेगा, नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करने की ज़रूरत पड़ती है और एक बहुत लंबी इसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि हमने देखा था अगर रेसलिंग में ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, उसी तरह से मलखम में भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो क्विक रिफ्लेक्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, मसल कोऑर्डिनेशन आपकी काम करती हैं कि आपकी बॉडी में जो बहुत सारी मसल्स होती हैं उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, एंड सेंस ऑफ टाइमिंग। और बहुत सारे जब प्लेयर एक साथ पोल पर अलग अलग मुद्राएं बना रहे होते हैं तो टाइमिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ऊपर से कौन गिर रहा है, कौन ऊपर चढ़ रहा है। तो जब आप इस तरह का मलखम का कोई भी एक्सरसाइज देखोगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये गेम खेलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ग्रेस चाहिए, एजिलिटी चाहिए, डिक्सटेरिटी चाहिए और सपलनेस चाहिए। थोड़े से नए नए वर्ड्स हैं इसलिए मैं इनको 2-3 बार पढ़ रही हूँ, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। ग्रेस, एजिलिटी, डिक्सटेरिटी एंड सपलनेस। ग्रेस मतलब स्मूथनेस, एजिलिटी मतलब फुर्ती, और डिक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है, क्षमता, और सपलनेस का मतलब होता है लचीलापन। क्यों चाहिए ये सारी चीज़ें? क्योंकि इसके लिए आपको बॉडी को टर्न करना होता है, ट्विस्ट करना होता है, स्ट्रेच करना होता है और बैलेंस बनाना होता है। इसके साथ साथ आपको मसल कोऑर्डिनेशन चाहिए और आपके अंदर सेंस ऑफ टाइमिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये देखने वाले लोगों का दिल जो है ना वो जीत लेते हैं। ये लोग जो भी मलखम प्ले करते हैं उनको देखना एकदम वर्थ वॉचिंग होता है। वर्थ वॉचिंग मतलब पैसा वसूल है, फुल। अगर आप टिकट खरीद के मलखम देखने जाते हो तो आपको ज़रा भी अपने ऊपर ये नहीं लगेगा कि मैंने गलत पैसा खर्च किया, आपको उसको देखने में इतना एंजॉयमेंट आता है। ओके, तो ये है आपका गेम मलखम। ठीक है, चलो मैं आपकी इसको एक मलखम खेलते हुए खिलाड़ियों की, प्लेयर्स की एक पिक्चर भी दिखाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब हमारा जो अगला ट्रेडिशनल गेम है वो है स्नेक बोट रेस ऑफ केरला। केरला हमारा एक स्टेट है ना, बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है और बिल्कुल इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट पर है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। आप कभी भी जाओ तो केरला घूमने ज़रूर जाओ। द फेमस स्नेक बोट रेस ऑफ केरला इज़ द पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द फेस्टिवल ऑफ ओणम। तो केरल में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वहाँ के लोग सेलिब्रेट करते हैं जिसका नाम है ओणम, और उस सेलिब्रेशन में वो एक और ट्रेडिशनल गेम को प्ले करते हैं जिसका नाम है स्नेक बोट रेस। तो ये बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, मतलब दुनिया भर में प्रसिद्ध है। द लॉन्ग बोट्स, इसमें क्या होता है, लंबी लंबी तो नावें होती हैं, जैसे आप देख रहे हो ना पिक्चर में, बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी नावें होती हैं। आर रोड, जिनको रो किया जाता है, मतलब जिनको चलाया जाता है, जिनको चलाया जाता है बाय हंड्रेड्स ऑफ ओर्समैन। मतलब एक नाव पर बहुत सारे जो नाव चलाने वाले होते हैं उनको ओर्समैन बोलते हैं। तो एक नाव पर बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ओर्समैन बैठे होते हैं और वो उस नाव को चलाते हैं, अकम्पनीड बाय रिदमिक साउंड ऑफ ड्रम्स एंड सिम्बल्स। और जब वो उस बोट को चला रहे होते हैं तो म्यूजिक भी प्ले हो रहा होता है, ड्रम बज रहे होते हैं, और सिम्बल भी एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़े बड़े। कैसे समझाऊं मैं आपको, चलो मैं आपको सिम्बल्स का पिक्चर दिखा देती हूँ कि ये सिम्बल्स हैं। तो सिम्बल्स और ड्रम जो हैं उनकी एकदम रिदम वाली साउंड, एकदम लय के साथ एकदम ध्वनि और सुर ताल सब निकाले जाते हैं, और उनके साथ साथ वो जो हैं वो उस बोट को चलाते हैं, और बहुत सारी बोट आपस में रेस करती हैं। एंड चीयरिंग सॉन्ग्स बाय पार्टिसिपेंट्स, और जो भी नाव चला रहे होते हैं, जो भी इस गेम में पार्टिसिपेंट करते हैं, वो गाना गाते हुए और बड़ा मतलब थॉरली एंजॉय करते हुए उसको, रेस को वो कंप्लीट करते हैं। और जो भी वहाँ पे ऑडियंस होती है देखने वाली, वो भी बहुत मज़ा लेती है। तो ओवरऑल इस गेम में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो ये केरला में ही होता है, ऐसा नहीं है कि ये आम गेम है, लोग बाग जब मर्जी आती है तो बोट रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ ना तभी फेस्टिवल के टाइम पर ही होता है। कौन सा फेस्टिवल है, ओणम। तो एक चीज़ तो आपको यहाँ से ये पता चल गई कि ओणम एक फेस्टिवल है
कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरल में सेलिब्रेट किया जाता है। और जब ओणम सेलिब्रेट किया जाता है तो केरल में एक गेम खेला जाता है, ट्रेडिशनल गेम, जिसका नाम क्या है? स्नेक बोट रेस। ठीक है, आगे चलिए। तो बच्चों, जो अगला गेम है वो है बाजीगर और नट्स, या हम कह सकते हैं इंडियन एक्रोबैटिक्स। ठीक है, इंडियन एक्रोबैटिक्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? बाजीगर या नट्स बोलते हैं। ये जो आपको एक छोटी सी गुड़िया नजर आ रही है, ये क्या कर रही है? देखो, ये पोल खड़े हुए हैं और इस पे एक टाइट रोप बंधी हुई है, और इस टाइट रोप पर हाथ में इतना लंबा पोल लिए और सर के ऊपर कुछ मटकियां रखते हुए और अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हुए ये इस रोप को यहाँ से लेकर यहाँ तक पार करेगी, क्रॉस करेगी। तो ये इस तरीके के जो खेल हैं, ये पहले, अब तो कोई नहीं दिखाते हैं, नट्स नहीं होते हैं, अब नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले के टाइम में मोस्टली ऐसा होता था कि गलियों में, सड़कों पे इस तरीके के खेल जो हैं वो इस तरह के बच्चे दिखाने आते थे और फिर लोग बाग उनको पैसे देते, तो यही उनकी कमाई का साधन होता था। अब नहीं होता है ऐसा, बहुत कम, कभी कभार ही कोई देखने ऐसे मिलता है। इन्हें कहते हैं हम बाजीगर या नट्स। तो पढ़ते हैं, चलो देखो क्या लिखा है इस पैराग्राफ में। अ फोर रनर ऑफ द मॉडर्न स्पोर्ट ऑफ जिम्नास्टिक, बाजीगर और नट इज द ट्रेडिशनल इंडियन स्पोर्ट्स ऑफ एक्रोबैटिक्स। एक्रोबैटिक्स क्या है? एक्रोबैटिक्स एक प्रकार का क्या है? ब्रांच है गेम की, जिसमें हम क्या करते हैं? बॉडी को टर्न, ट्विस्ट, स्ट्रेच, बैलेंसिंग करते हैं ना। तो इस तरह से बॉडी के ऊपर जो भी हम पोजीशंस लेते हैं, बॉडी के साथ, बॉडी की हेल्प से जो भी पोजीशंस लेते हैं, वो एक्रोबैट्स या जिम्नास्टिक्स में आता है। और पहले के टाइम में वो चीज़, जब हमारे पास ये नए शब्द नहीं थे, तो हम तो अपने भारत में उनको बाजीगर या नट्स कहते थे। ठीक है, तो जब जिम्नास्टिक तो एक मॉडर्न स्पोर्ट है, जिम्नास्टिक से पहले, फोर रनर का मतलब पहले वाला शब्द, प्रीवियस वर्ड जो है वो है बाजीगर। जिम्नास्टिक और एक्रोबैटिक्स तो नए वर्ड है ना, उनसे पहले भी, उनसे बहुत सालों पहले भी हमारे देश में इस तरीके के गेम्स का कल्चर था। तो वहां हम तब उनको क्या कहते थे? हम उनको कहते थे बाजीगर या फिर नट। इट इज यूजुअली seen being performed on the streets by a group of people normally belonging to a family as a part of their livelihood। तो ये मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके के लोग ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे ये गेम खेलते हुए? ये मिलेंगे ऑन द स्ट्रीट्स, गलियों में मिलेंगे। बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल नॉर्मली बिलोंगिंग टू अ फैमिली, और इसमें जो भी लोग होते हैं, ऐसा नहीं एक या दो लोग होते हैं, पूरी की पूरी फैमिली जो है वो सड़कों पर निकल पड़ती है। उसमें बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, तो अलग अलग, कोई गाना गा रहा होता है, कोई स्टोरी सुना रहा होता है, और कोई इस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा होता है, कोई कलेक्शन कर रहा होता है, जो भी कॉइन्स लोग वाग देते हैं उनको कलेक्ट कर रहा होता है। तो एक दो लोगों से नहीं होता है, इसके लिए पूरी फैमिली की नीड पड़ती है। तो ये पूरी फैमिली के लोग एक साथ निकल पड़ते हैं और इससे ही अपना जीवन चलाते हैं। The art is practiced by these families from generation to generation। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नटबाजी है, जो बाजीगरी है, ये एक प्रकार की आर्ट है, और ये आर्ट जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आज अगर मुझे आती है तो मैं आने वाली जो अपनी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनको पास ऑन करूंगी, फिर वो अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो इस तरह से ये जो इनकी कला है ये और निखरती रहती है, इम्प्रूव होती रहती है, कभी मरती नहीं है। तो वो तब होता था ऐसा, लेकिन अब लोग वह क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि लोग इसमें पैसा नहीं है, इसमें जीवन अच्छा नहीं है, तो वो अपने बच्चों को कहते हैं कि नहीं, हमने ये काम कर लिया, अब तुमको नहीं करना है, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई जो करना है करो, तुमको ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हर किसी को जो भी वो आर्ट प्ले करता है, जो भी वो परफॉर्मेंस देता है, वो किस लिए देता है? अपनी आजीविका चलाने के लिए देता है, पैसा कमाने के लिए देता है। हम सब लोग क्या करते हैं कि जब कोई सड़क पर इस तरीके का शो दिखा रहा होता है तो बड़े मजे से रुक जाते हैं, देख लेते हैं। जैसे नीचे आपको देखो पिक्चर दी हुई है, ये बंदर का खेल दिखा रहा है। अब कोई, हम सड़क पर जा रहे हैं सोचो, और कोई बंदर का खेल दिखा रहा है, तो हम तो रुक जाएंगे वहाँ पे और बड़े मजे से देखने लगेंगे।
और उसके बाद जब बंदर का खेल खत्म हो जाएगा पलट कर चल देंगे। तो हम सोचेंगे नहीं कि बेचारे सारा दिन घूमते हैं धूप में और अपनी कला उन्होंने जीवित रखी हुई है, बचा के रखी हुई है, ये चले जाएंगे तो उनके साथ ये कला भी चली जाएगी। तो एक हमारे भी जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है कि अगर हम इस तरह के लोगों को कुछ भी काम करते हुए देख रहे हैं, भीख मांगने से तो अच्छा ही है ना बेटा। देखो जो आदमी कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं करता, वो भी आजीविका चलाना चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके लिए भीख मांगता है। तो भीख मांगने वाले लोगों से तो ये लोग अच्छे ही है ना, कम से कम आपसे पैसा मांग नहीं रहे ना, कला दिखा रहे हैं। अब आप कला देखने के बाद भी पैसा ना दो तो दिस इज वेरी बैड, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, तो आगे से कभी भी ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके के लोगों को आप देखोगे वो सड़क पर कोई सांप का जो सपेरे होते हैं वो सांप का शो दिखाते हैं, या कोई बंदर की कलाबाजियाँ दिखाता है, कलाकारियाँ दिखाता है, और या कोई इस तरह से रस्सी का कोई शो दिखाता है, तो आप देखो, एंजॉय करो, और उसके बाद उन्हें कुछ जो भी आपसे बने वो आपको ज़रूर दे देना चाहिए, ताकि इनको भी ये लगे कि हाँ हम भी एक आर्ट प्ले कर रहे हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। सम ऑफ द कॉमन एक्ट्स इंक्लूड टाइट रोप वॉकिंग, wherein a young female walks barefoot on a stretch of thin rope fastened at two ends by cross poles। तो वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है बस कि नटबाजी में क्या होता है, बाजीगरी में क्या होता है, इसमें टाइट रोप वॉकिंग होता है। मैंने बताया ना कि इस पोल से इस पोल में एक रस्सी टाइटली बांधी जाती है और एक लड़की या कोई भी लेडी जो है वो उस टाइट रोप पर चलती है। wherein a young female, एक उनकी जो जवान लड़की होती है, जो छोटी लड़की होती है, वॉक्स बेयरफुट यानी कि नंगे पैर चलती है, ऑन ए स्ट्रेच ऑफ थिन रोप, एक पतली सी रस्सी पर चलती है, फास्टेंड एट टू एंड्स, और वो रस्सी दो एंड्स पर बंधी रहती है, बाई क्रॉस पोल्स लगे होते हैं, उनसे दो एंड से बंधी होती है। ठीक है, तो क्रॉस पोल कैसे होते हैं, देखो ये एक पोल हुआ और ये हमने ऐसे खड़ा कर दिया इस तरह से, ठीक है, तो ये हो गया आपके क्रॉस पोल। दो पोल है ना, तो ऐसा एक क्रॉस पोल इधर और ऐसा एक क्रॉस पोल इधर बना दिया जाता है, और इन दोनों क्रॉस पोल्स के बीच में एक रस्सी लगा दी जाती है जिस पर कि वो लड़की चलती है। राइट, चलिए। नॉर्मली बैलेंसिंग अ बैम्बू पोल इन हर हैंड्स, और हाथ में क्या लेती है, एक बांस ले लेती है, बैम्बू ले लेती है, और उसको बैलेंस करते हुए वो चलती है। Another familiar act is balancing a child on a used pole wherein the child reaches the top of the pole। अच्छा, दूसरा एक और एक्ट वो लोग दिखाते हैं क्या, कि बैलेंसिंग अ चाइल्ड ऑन अ यूज पोल, एक बहुत बड़ा सा पोल होता है, उस पर एक बच्चा बैलेंस कर रहा होता है, wherein the child reaches the top of the pole, और वो क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता हुआ उस पोल के ऊपर तक चढ़ जाता है। जैसे ये पोल लगा हुआ है और ये धीरे 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 करके इस पोल के ऐसे ऊपर तक चढ़ जाता है। तो ये भी गेम ही है, which is balanced by the male member either on his stomach, chest or head। तो अब वो पोल किसके द्वारा बैलेंस किया जाता है, जो उसके घर का एक बड़ा मेल मेंबर होता है वो उसको बैलेंस करता है, यानी कि वो उस पोल को अपना स्टमक अपने पेट पर रख लेता है, या अपने चेस्ट पर रख लेता है, या अपने हेड पर रख लेता है। मतलब सोचो, एक आदमी जिसने एक पोल को अपने स्टमक, चेस्ट या हेड पर रखा हुआ है, और उस पोल के ऊपर उसका जो लड़का है छोटा वो चढ़ जाता है और वो अपना बैलेंस ऊपर जाकर खड़े होकर बनाता है। तो इस तरीके के गेम ये लोग शो करते हैं। बहुत हिम्मत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, और दे टेक अ लॉट ऑफ रिस्क टू परफॉर्म दीज टाइप ऑफ एक्ट्स। ठीक, किसके लिए, ओनली फॉर देयर लाइवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए केवल वो ये सब करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। Sometimes trained monkeys and other animals are included as a part of the show। तो बहुत सारे लोग कुछ बंदरों को पाल लेते हैं और कुछ दूसरे जानवरों को पाल लेते हैं, और उनके साथ भी कोई स्टोरी बना लेते हैं, कोई गाना बना लेते हैं और डांस कराते हैं, नचाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। कभी आपने देखा हो तो, मैंने तो देखा है और मुझे अच्छा भी लगता है। ठीक है, अगला जो हमारा ट्रेडिशनल गेम है वो है आपका मार्शल आर्ट्स। क्या है, मार्शल आर्ट्स। तो मार्शल आर्ट इज अ स्पोर्ट वेयर परफॉर्मर्स यूज देयर फेस एंड बॉडी एज अ मीडियम टू परफॉर्म।
तो मार्शल आर्ट में क्या होता है, वो भी एक प्रकार का स्पोर्ट है जहाँ पर जो परफॉर्मर्स होते हैं वो अपने फेस को और अपनी बॉडी को यूज करते हैं परफॉर्म करने के लिए। इट इज अ स्पोर्ट ऑफ फिटनेस, पूरी फिटनेस का स्पोर्ट है। सेल्फ डिफेंस, अपने आप को बचाने का स्पोर्ट है। एंड फाइटिंग स्किल, और दूसरों से लड़ने की स्किल का स्पोर्ट है कि हम खुद को कैसे बचाएं और दूसरे को कैसे गिराएं। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, तो ये हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने में भी हेल्प करता है मार्शल आर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बैलेंसिंग की और बहुत ज़्यादा इसमें फिटनेस की ज़रूरत होती है। बहुत हार्ड वर्क, बहुत लेबर करनी पड़ती है और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। तो जो डिसिप्लिन मार्शल आर्ट को सीखने में चाहिए ना, उसी से हमारा कैरेक्टर बिल्ड हो जाता है। द टर्म मार्शल आर्ट्स मीन्स आर्ट कंसर्न्ड विद द वेजिंग ऑफ वार। अब देखो क्या मतलब है, जो शब्द है ना ये मार्शल आर्ट, ये शब्द किससे कंसर्न करता है, किससे रिलेट करता है, विद वेजिंग ऑफ वार, युद्ध को जारी रखने से, युद्ध में इंगेज रहने से, युद्ध को शुरू करने से। मतलब एक प्रकार की लड़ाई से संबंधित, एक प्रकार की फाइटिंग से संबंधित रिलेटेड ये वर्ड है। पीपल हु प्रैक्टिस मार्शल आर्ट्स आर रेफर्ड टू एज मार्शल आर्टिस्ट। तो जो लोग मार्शल आर्ट परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। अर्ली इंडियन मार्शल आर्ट्स इंक्लूडेड पंचिंग, किकिंग, रेसलिंग, आयरन डार्ट एंड प्लेइंग विद बो एंड एरो। तो ये सारे गेम जो आपने अभी पढ़े हैं ये एक प्रकार के मार्शल आर्ट का ही एक पार्ट हैं। कौन कौन से? पंचिंग, हम किसी को मुक्का मार रहे हैं ना, जैसे ये वाली पिक्चर में क्या हो रहा है, पंचिंग हो रही है, मुक्का मार रहे हैं, ठीक, बॉक्सिंग जिसे कहते हैं। किकिंग, लात मार रहे हैं। रेसलिंग, कुश्ती लड़ रहे हैं। आयरन डार्ट, वो फेंकते हैं ना, आयरन की डार्ट, लोहे की ये डार्ट होती है, उसको हम फेंकते हैं ना तो वो जाके अटक जाती है वहां पे बीच में सेंटर में, तो आयरन डार्ट वाला गेम होता है। प्लेइंग विद बो एंड एरो, धनुष और बाण के साथ हम जो भी खेलते हैं वो सब क्या है, मार्शल आर्ट के पार्ट हैं। क्योंकि पहले के टाइम में जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय पे हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती थी। हम धनुष बाण भी चलाते थे, हम पंचिंग भी करते थे, किकिंग भी करते थे, रेसलिंग भी करते थे, ठीक है। और चूंकि हमें निशाना लगाना होता था तो आयरन डार्ट से हमारा निशाना बहुत अच्छा हो जाता था। तो ये सारी चीजें मार्शल आर्ट का एक पार्ट है। थोड़ा इज द मार्शल आर्ट फॉर्म फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट होती है, तो अलग अलग उनके नाम भी हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो मार्शल आर्ट जो आर्टिस्ट प्ले करते हैं उसका नाम है थोड़ा। क्या है? थोड़ा। तो ये है आपके मार्शल आर्ट का एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें आपने उनके नाम और उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ा है। तो ये आपके बहुत सारे ट्रेडिशनल गेम हो गए, कबड्डी, खो खो और रेसलिंग हो गया आपका, चेस हो गया आपका, आर्चरी हो गया। आज हमने पढ़ा मलखम पढ़ा, और हमने केरला की बोट रेस पढ़ी, और हमने बाजीगरी पढ़ी, और हमने मार्शल आर्ट भी पढ़ा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्या, ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, भारत के ट्रेडिशनल। हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारी नेशनल टीम्स का टॉपिक। देखते हैं इसमें क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज वीडियो लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही। और मैंने आपसे कहा था चैप्टर को पढ़ने का क्या तरीका होता है, पहले मेरे साथ पढ़िए, फिर वीडियो के लिए पढ़िए, केवल वीडियो को देखने के लिए पढ़िए, पहले मुझे सुनिए, ठीक है, फिर वीडियो देखिए, वीडियो पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए, और उसके बाद वीडियो सब बंद, आप बुक निकालिए और बुक को बोल बोल कर रीड करिए और देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना समझ में आ रहा है। शब्दों का स्ट्रक्चर देखिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, उसमें टेंस पहचानिए, उसमें से वर्ड्स अंडरलाइन कीजिए। बहुत सारा काम है करने के लिए, तो पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत सारा काम है। चैप्टर का मतलब यही नहीं है कि केवल चैप्टर पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिए, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व कर लिए, मैचिंग कर ली, ये चैप्टर नहीं है। चैप्टर का मतलब ये है, अगर आपको इंग्लिश में, हिंदी में कोई भी चैप्टर पढ़ने मिलता है, सबसे पहले तो चैप्टर में क्या है ये समझ आना चाहिए, और दूसरा उसको लिखने का क्या तरीका है। अभी आपसे बोला जाए कि मार्शल आर्ट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए, आप कैसे लिखोगे? आप नहीं लिख पाओगे ना। क्यों? क्योंकि जब आप वो मार्शल आर्ट के ऊपर पैराग्राफ पढ़ते हो तो आपका ध्यान ही नहीं होता कि उसमें क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, कौन से वर्ड्स का यूज किया गया है। तो राइटिंग स्किल अपनी डेवलप करनी है, तो राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है कि जो भी रीडिंग की जाए वो बहुत ध्यान से और बहुत एफर्ट देकर की जाए। ओके, टिल देन
take care of your family and take care of yourself. See you in next video. Bye bye.